जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर 2 दिनों के लिए जमुई जिले के दौरे पर। जमुई में रहूंगा, यहाँ लोगों से जो जनसुराज से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मिलूंगा, जहां पर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ अगले बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति बता रहे हैं। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशांत किशोर ने सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि जनसुराज की बढ़ती मजबूती से आरजेडी परेशान है। आरजेडी के नेता कहा करते थे, कौन है प्रशांत किशोर? वो तो बिजनेसमैन है। अब आरजेडी में नेताओं और कार्यकर्ताओं की भगदड़ मची हुई है। आरजेडी के नेतृत्व पत्र निकाल करके कार्यकर्ताओं से आग्रह कर रहे हैं कि वो दल छोड़कर ना भागे। तेजस्वी यादव के नाम पर वहां कोई टिकने वाला नहीं है। इस दौरान पीके ने यह भी कहा है कि जनसुराज बिहार की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। बीजेपी की बी टीम के सवालों पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि बी टीम मान रहे हैं ना, वो थोड़े दिन में पता चल जाएगा कि कौन ए टीम है और कौन बी टीम। इस दौरान प्रशांत किशोर ने जदयू और नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि अगले विधानसभा चुनाव में जेडीयू अकेले लड़े, चाहे एनडीए के साथ या महागठबंधन के साथ लड़े, उसे परिणाम में मात्र 20 सीट ही आएगी। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन आगामी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। जनसुराज के संस्थापक ने कहा है कि नीतीश कुमार सबको ठगे हैं। उन्होंने कई बार फोन किया है कि वो फिर से साथ हो जाएं, लेकिन सीआर फिर तरकुल के नीचे नहीं आने वाला। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि अगर वो 2015 में नीतीश कुमार को कंधा नहीं दिए होते तो न नेता रहते, न दल रहता और न विचारधारा रहती। अगर उस समय वो साथ नहीं दिया होता तो बीजेपी ने जदयू को रौंद कर खत्म कर दिया होता। कुर्सी पर बने रहने के लिए जेडीयू के नेता और दल के लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बिहार में अरविंद केजरीवाल का उदाहरण बनने पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि हमारी तुलना केजरीवाल से संपर्क केजरीवाल में कौन सा अभियान चलाया गांव-गांव में जाकर के। प्रशांत किशोर ने खुद को चाणक्य होने से इनकार करते हुए कहा है कि 2, 4, 5 चुनाव जीता देने से कोई चाणक्य नहीं बन जाता। चाणक्य तो सदियों में कोई एक विद्वान पैदा हुए हैं जिनका कोई सानी नहीं है। बिहार सुधारने के लिए वो गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं ताकि लोग चुनाव लड़ने के लिए सामने आए, जिसके लिए जनसुराज हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। जो पदयात्रा के दौरान हम लोगों ने देखा समझा, अभी तक करीब 60% बिहार, 5000 से ज्यादा गांव में हम खुद पैदल चल कर गए, वहां गांव में रहे, लोगों से मिले, समझे, जो देखा समझा। कई बार लोग कहते हैं कि आप क्या पदयात्रा में ऐसा नया देख लीजिएगा जो पहले से पता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बिहार में ही पैदा हुआ हूं, यहीं के सरकारी विद्यालय में पढ़ा हूं, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करते हुए यहाँ पर 2 बरस काम करने का भी अवसर मिला। फिर राजनीतिक तौर पर भी 2014-15 में मैंने यहाँ काम किया है। बावजूद इसके मैं कैमरे पर स्वीकार कर रहा हूँ कि जितना मुझे आंकड़ों की जानकारी है, जितनी बातें हम लोग बिहार के बारे में जानते थे, उसके मुकाबले जब मैं पदयात्रा करने गया हूँ, पैदल चलकर गया हूँ, तो बिहार की स्थिति बिल्कुल और ज्यादा भयावह और दिखी है। बिहार आंकड़ों में जितना गरीब दिखता है, जमीनी हकीकत, जमीनी गरीबी, बदहाली उससे कई गुना ज्यादा है। मैं आपको 1-2 उदाहरण दूंगा। जैसे कई बार हम लोग को लगता है कि बिहार से बहुत बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं, बाहर मजदूरी करने जाते हैं। ये बात सबको पता है, इसमें नई बात कुछ नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है पलायन गरीबों की समस्या है, जिसको नौकरी नहीं है वो साधन पैसा कमाने के लिए बाहर जाता है। पदयात्रा के दौरान मेरा अनुभव है कि पलायन वो समस्या है जिससे बिहार का कोई परिवार अछूता नहीं है। फर्क बस इतना है कि जो गरीब का बच्चा है वो बाहर मजदूरी करने जा रहा है, जो संभ्रांत या मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं उनके बच्चे पढ़ने और नौकरी करने जा रहे हैं, लेकिन बाहर हर परिवार का बच्चा जा रहा है। परिवार की परिकल्पना ही खत्म हो गई है। गांव में जब हम लोग जाते हैं तो ज्यादातर ऐसे प्रखंड पंचायत में जहां पर बाढ़ का असर है, वहां तो 60-70% युवा छोड़कर चले गए। गांव में सिर्फ महिलाएं मिलती हैं, बुजुर्ग मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं। और परिवार में नौकरी करते हुए कोई परिवार के साथ रहे, इसकी परिकल्पना ही खत्म हो गई है। शायद ही कोई ऐसा घर मिलता है जहां पति पत्नी, बाल बच्चे, माँ बाप सब एक साथ रहते हैं। लोगों ने ये धारणा बना ली है कि अगर कोई कमाने जा रहा है, इसका मतलब है कि उसको परिवार छोड़कर ही जाना है। अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला है तो निश्चित तौर पर उसको बाहर ही जाना है। अगर नौकरी करना है तो उसको बाहर ही जाना है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आंकड़े ये बताते हैं कि कितने लाख लोग बाहर मजदूरी करने गए हैं, पलायन किया है।
आंकड़े ये नहीं बताते हैं कि पलायन की वजह से परिवार की परिकल्पना ही बिहार में कहीं न कहीं खत्म होती दिख रही है। परिवार के साथ रहना, एक साथ रहना, पर्व त्योहार मनाना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होने की बात ही खत्म हो गई है। इसी तरह करीब करीब शिक्षा का हाल है। बिहार में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी कभी नहीं थी। हम खुद सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं बिहार में, लेकिन हर प्रखंड में, जिले में 2-4 विद्यालय ऐसे जरूर थे जहां पढ़कर आप सरकारी विद्यालय से पढ़कर भी आप आगे बढ़ सकते थे। लेकिन पिछले 30-40 सालों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था इस तरह से ध्वस्त हुई है कि अब कोई ऐसा विद्यालय नहीं बचा है जहां पर पढ़ाई हो रहा है। मैं एक लाइन में कहता हूं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अगर आपको एक लाइन में बताना हो तो यहाँ के विद्यालयों से खिचड़ी बट रही है और कॉलेज से डिग्री बट रही है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। कई बार लोगों को लगता है कि ये खिचड़ी बटने से विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रहा है। कुछ लोग बताते हैं कि नियोजित शिक्षकों की क्वालिटी खराब है इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा अनुभव है कि शिक्षा व्यवस्था इसलिए नहीं खराब है कि स्कूल से खिचड़ी बट रही है, क्योंकि अगर खिचड़ी बटने से पढ़ाई खराब होती तो 7वें क्लास से ऊपर के विद्यालयों में तो खिचड़ी नहीं बट रहा है, वहां पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है। अगर नियोजित शिक्षकों की वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है, लंगट सिंह कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है, वहां तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था इसलिए ध्वस्त हुई है कि कहीं ना कहीं समाज और सरकार, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, सिर्फ सरकार नहीं, समाज और सरकार दोनों की नजर में शिक्षा की प्राथमिकता है ही नहीं। दोनों के लिए शिक्षण संस्थाएं जो हैं वो सरकारी लाभ बांटने का केंद्र बन गया है। तो अगर आपका बच्चा किसी विद्यालय में पढ़ता है, अगर आपको साइकिल का पैसा नहीं मिला, पोशाक का पैसा नहीं मिला, तो आप जाकर हेडमास्टर से झगड़ा करते हैं। लेकिन उसी विद्यालय में अगर आपके बच्चे को साल भर कोई नहीं पढ़ा रहा है तो आप माता पिता के तौर पर जाकर वहां आवाज नहीं उठाते हैं। सरकार ने भी ये चिंता छोड़ दी है कि स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं। ये समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर हर जगह विद्यालयों के भवन बना दिए गए। नतीजा ये हुआ है कि जहां विद्यालय का भवन है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां भवन नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। तो अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारना है तो सबसे पहले समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा को लाना है। इसीलिए आप देखते हैं कि सुबह से शाम तक हम लोग जन सुराज में एक ही बात कह रहे हैं कि गरीबी से निकलने का एक जो मूल आधार है वो है शिक्षा। जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक बिहार से दुर्दशा खत्म होने वाली नहीं है। तीसरी जो यहाँ पर एक समस्या बहुत बड़ी दिखी, जो कि सर्वस्पर्शी एक तरह से कह सकते हैं, वो किसानों की बदहाली जो है। लोग यहाँ समझते हैं कि बाढ़ आने की वजह से किसान को की बदहाली है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार में जो किसानों की बदहाली है उसके 3 मूलभूत कारण हम लोग को समझ में आ रहे हैं। पहला, बिहार में भूमि सुधार का लागू न होना। बिहार देश के बड़े राज्यों में शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 75 साल में भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया है। नतीजा ये है, एक आंकड़ा दे रहा हूं उसको याद रखिए, बिहार में भूमिहीनता का दर है 60%। मतलब 100 परिवार जो बिहार में रहते हैं उसमें 60 परिवार के पास एक धूर 1 इंच जमीन नहीं है। देश में यह औसत है 38, मतलब देश में 100 में 38 लोगों के पास जमीन नहीं है। बिहार में समाजवाद और सामाजिक न्याय की राजनीति के बाद भी देश 100 में 60 लोगों के पास जमीन नहीं है। भूमि सुधार न लागू होने की वजह से करीब करीब 1/3 एग्रीकल्चर योग्य जमीन जो है वो उसका मालिकाना हक डिस्प्यूटेड है। पता ही नहीं है कि उसका मालिकाना हक है किसके पास। सरकार ने पट्टा बांट दिया, उसका अधिकार नहीं मिला। किसी को जमींदारी वाली जब कानून लगाकर जमीन कब्जा हो गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होने की मूल वजह है जमीनों का मालिकाना हक यहाँ पर तय नहीं है और 1/3 से ज्यादा जमीन पर किसी न किसी तरह का न्यायिक विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से उन जमीनों पर की प्रोडक्टिविटी बेहतर नहीं है। दूसरी जो यहाँ बड़ी समस्या है वो जल संसाधन, जल का जो कुप्रबंधन है। आप और हम जानते हैं कि बिहार में 50% जमीन ऐसी है जहां बाढ़ का खतरा है। इसकी खूब चर्चा भी होती है। लोग बताते हैं कि लालू जी के राज में बिहार ने अपराधियों का जंगल राज देखा है। आज की जो सरकार है, नीतीश जी की जो सरकार है,
ये अधिकारियों का जंगल राज है। चाहे आप जनप्रतिनिधि हैं, पत्रकार हैं या सामान्य व्यक्ति हैं, बिहार में सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की मनमानी है। जो कुछ वो कहेंगे वही होगा। कि भैया लालू जी के राज में जो अपराधी था वो गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में अधिकारी कलम लगाकर लूट रहे हैं। लालू जी के राज में जैसे अपराधी किसी से डरता नहीं था, उसी तरह नीतीश के राज में अधिकारी भी किसी से डरता नहीं है, वो पैसा लेगा ही लेगा। एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आप लोग डेली देखते होंगे, बिहार में दाखिल खारिज और रसीद कटाने में जिस लेवल का भ्रष्टाचार अभी हो रहा है, आज से 10 वर्ष पहले नहीं था। 10 वर्ष पहले हर जमीन के रसीद कटाने के लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ता था, लेकिन आज स्थिति ये है कि राजस्व विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी जब तक आप उनको 2000 से 25-30 हजार 50 हजार पैसा नहीं देंगे, आपके जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो सकता है, रसीद नहीं कट सकता।